इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सायरा रकीब को लेकर सराय से निकलने के बाद घोड़े तक पहुंच गई थी। सराय के बाहर लड़ाई और वजीर सलाउद्दीन के साथियों के दरमियान लड़ाई जारी और सारी थी। सराय के अंदर वजीर सलाउद्दीन के पास आने पर बोरो कहता है बताऊंगा भाई बताऊंगा। तो वजीर सलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहते हैं क्या बताओगे, हाँ क्या बताओगे, तुमने सुल्तान के सामने मेरा सर झुका दिया है। जवाब में बोरो कहता है जो भी कह लें आप हक बजानिब हैं, लेकिन रकीब के साथ देखने को एक मामला था। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं तुम्हारी वजह से हम उस आदमी को फिर से ढूंढ रहे हैं जो हमारी मुट्ठी में आ चुका था, जिस आदमी को मैंने वापस सुल्तान के सामने लाने का वादा किया था। तुमने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये कहते साथ ही वो उसे धकेल कर वापस पलट जाते हैं। बोरो भी गुस्से में आगे बढ़ जाता है और सराय के बाहर वजीर सलाउद्दीन के पास पहुंचते हुए कहता है भाई मैं आपके पास रकीब लेकर आऊंगा। ये कहते साथ ही वो भाग पड़ता है तो अली और तोराब भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। इसलिए में दीगर साथियों के साथ वजीर के पास पहुंचते हैं तो वजीर कहते हैं चलो घोड़ों की तरफ चलो जल्दी। मगर एसिस कहते हैं मेरे वजीर रुके बात सुने, मुझे माफ कर दें लेकिन मुझे कुछ जरूरी कहना है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं ये बात करने का वक्त नहीं है एसिस। मगर एसिस कहते हैं मेरे वजीर मिस्र में काजी फाजिल के होने के बावजूद भी तख्त खाली है, शाम में अफवाहें उठ रही हैं, यहाँ के बाद हमारा सामना किससे होगा वाजे नहीं है। मजीद ये कि वो कमीना लड़गाई भी यहाँ था और उसकी यहाँ मौजूदगी बिल्कुल भी अच्छी इलामत नहीं है। मेरे वजीर मेरी बात सुने और समझें। शाम वापस चलते हैं। बोरो के पीछे तोराब और अली गए हैं। वाज़ेह है कि बोरो साहब को ताजिर के साथ कोई जाती नौयत का मसला है तो उन्हें उसके साथ निपटने दें। हम वापस चलकर सुल्तान को पुरस्कून करने का रास्ता तलाश करते हैं। वापस चलते हैं ताकि हालात मजीद खराब ना हो। एसिस की बातें सुनते हुए वजीर सोच में पड़ जाते हैं। जंगल से सायरा और रकीब आगे बढ़ रहे होते हैं और सायरा रुकते हुए कहती है हम कामयाब हो गए बाबा, हमारे पीछे कोई नहीं है। मगर रकीब कहता है हम फिर भी नहीं रुकेंगे। वो कुछ कदम जैसे ही आगे बढ़ते हैं लड़गाई वहाँ पहुंचता है और कहता है पीछे से ताकुब करने वाला कोई नहीं है, तुम फरार हो जाने में कामयाब हो गए हो। रकीब उसे कहता है तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं लड़गाई। तो लड़गाई उसकी बेटी की जानिब देखते हुए कहता है तुम्हारे पास बहुत बहादुर मुहाफिज है। जवाब में रकीब कहता है मेरी बेटी सायरा। तो लड़गाई कहता है तुम जैसे किसी के लिए ऐसी जंगजू बेटी का होना हैरान कुन है। जवाब में रकीब कहता है मैंने सायरा को खुसूसी तौर पर परवान चढ़ाया, बिल्कुल अपनी तरह, हर मुहाज पे लड़ने के बारे में ये अच्छी तरह जानती है, तिजारत समेत सियासत में भी। लड़गाई कहता है चूंकि इसने जल्दी से तुम्हें कुछ के रास्ते पर खड़ा किया है तो इसके पास अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। जवाब में सायरा कहती है हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सबसे महफूज जगह कुछ है। तो लड़गाई कहता है आपके मुकाबले में सलाउद्दीन है छोटी खातून, इमदादी दस्तों के बगैर कुछ की जानिब जाना एक तबाही का बाइस बनेगा। रकीब कहता है बेटी लड़गाई ठीक कहता है, जब तक कि हमें बादशाह माले की तरफ से हिमायत हासिल नहीं हो जाती हमें नजीर की जगह छुपना चाहिए। तो सायरा कहती है लेकिन बाबा नजीर ने आपको धोखा दिया है। तो रकीब कहता है मेरी बेटी नजीर का किबला सोना है। लड़गाई सायरा से पूछता है उनकी जगह कहाँ है। तो सायरा कहती है हदबा में, शुमाल मशरिक की जानिब। इसके साथ ही वो उसी जानिब चल पड़ते हैं। बोरो भी जंगल में घोड़ा दौड़ा रहा होता है, इसलिए में अली और तोराब सिपाहियों के साथ उस तक पहुंच जाते हैं और अली कहता है हम अब तक पहुंचाए अल्लाह का शुक्र है। जवाबन बोरो कहता है हम अभी तक वहाँ नहीं पहुंचे जहाँ हमें पहुंचना है, चलो अली। इसके साथ ही वो सब घोड़े दौड़ा देते हैं। कुछ में मालिक चातियों से पूछता है क्या लड़गाई की तरफ से कोई खबर है। तो चातियों कहता है नहीं जनाब, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस बार रकीब के साथ वापस आएगा। इसलिए में विलियम वहाँ आता है और खत मालिक को देते हुए कहता है कुछ दुनिया से। खत पढ़ने के बाद मालिक कहता है शहजादी कोमिनी नोस वो गलाटा से रवाना हो चुकी है और कुछ आ रही है। विलियम कहता है मुझे उम्मीद है कि उसके यहाँ होने से पहले ताजिर रकीब यहाँ होगा। मालिक कहता है वरना यहाँ ना कोई शादी बचेगी ना कोई इत्तेहाद। जंगल में बोरो आगे बढ़ते बढ़ते एक मुकाम पे रुक जाता है। तो तोराब पूछता है हम बदवाइयों को तलाश करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे चचा। तो बोरो कहता है वो इस मौसम में अपने नए वतन की तरफ हिजरत करके गए होंगे, शुमाल में पानी के जराए वाफर हैं, हम पहाड़ों की पैरवी करेंगे चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर रकीब नजीर तक जा पहुंचता है और उसे हाथ धोते हुए देखकर कहता है कुछ गंदगी को पानी से नहीं धोया जा सकता नजीर। रकीब की आवाज सुनकर नजीर हड़बड़ाते हुए उठ जाता है और कहता है ताजिर रकीब आप जंगियों के हाथों से कैसे बच गए। जवाबन रकीब कहता है सायरा ने मुझे ज्यादा खुशकुन चीजें नहीं बताई। तो नजीर कहता है मैंने खलीफा के हुक्म की तामील की, वरना भला क्या मैं तुमसे मुंह मोड़ सकता था। रकीब उससे कहता है यहाँ तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अगर तुम हमारे यहाँ से कुछ तक जाने में मेजबानी करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। नजीर कहता है क्यों नहीं, हमें अपनी इज्जत बख्शी। लड़गाई उसे खत देते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कुछ पहुंचाओ ताकि इमदादी दस्ते आ सकें। जवाब में नजीर कहता है क्यों नहीं, जब तक इमदादी दस्ता नहीं आ जाता मैं अपनी जान से गुजर कर आपकी हिफाजत करूंगा, इसमें कोई शक न रखें। इसके साथ ही वो खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। कायरा में रजा खलीफा के पास बैठा होता है और कहता है ऐ मेरे अल्लाह तो मदद फरमा, खलीफा को सेहत अता फरमा। वो जैसे ही उठता है एक सिपाही वहाँ आता है। रजा उससे पूछता है क्या तुमने उसे पकड़ लिया। जवाबन सिपाही कहता है हम महल से नहीं निकल पा रहे हैं, कारातेगन अपने तीरंदाजों के साथ दरवाजे को थामे हुए हैं, बाहर निकलने की कोशिश करने वाले को मारा जा रहा है। यह सुनकर रजा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अपनी जान की कीमत पर ही क्यों ना हो, मैं उनसे इस गद्दारी की कीमत अदा करवाऊंगा। ये कहते साथ ही रजा कमरे से निकल जाता है। बाहर हम देखते हैं कि खलीफा का जो सिपाही भी बाहर निकलने की कोशिश करता है कारातेगन के इशारे पर सिपाही उसे मार गिराते हैं। एक के बाद एक लाश गिरती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे सिपाहियों की बहुत सी लाशें गिरी होती हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से रजा कुछ सिपाहियों के साथ डाहलों पर तलवारें मारते हुए आगे बढ़ता है। कारातेगन के इशारे पर सिपाही उस पर भी तीर बरसाता है मगर वो डाहल के जरिए रोक देता है और वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। यह देखकर कारातेगन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मारो मारो कोई रहम नहीं। मगर उसके ना रुकने पर अलबेज से कहता है अलबेज ये क्या है, क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे और निकल कर आ रहे हैं, खुद को डाम पे आ रहे हैं। लगता है कि खलीफा ने महल में सिपाहियों के बजाय परिंदों को तरबियत दी थी। अलबेज कहता है मेरे हुजूर इस मामले में कुछ है। कारातेगन कहता है इन लोगों ने मेरी जिंदगी लेने की कोशिश की, जहाँ से भी निकल कर आते हैं आ जाए, कुमार मुझे दो महीने मारता हूँ, देखते हैं कि कौन निकलता है। ये कहते साथ वो तीर मारता है मगर वो डाल पे जा लगता है मगर रजा नहीं रुकता। इसलिए मैं काजी फाजिल वहाँ पहुंचते हुए कहते हैं कारातेगन रुको, रजा बात करना चाहता है, मिस्र में यही रिवायत है। यह सुनकर कारातेगन रुक जाता है और काजी फाजिल रजा से कहते हैं रजा तुम अपने सिपाहियों को क्यों जाया कर रहे हो, वजीर का हुक्म कहता ही है महल से कोई नहीं निकल सकता। तो रजा कहता है खलीफा बिस्तर मर्ग पर है, तुमने इलाज की जगह जहर भेज दिया। यह सुनकर काजी फाजिल परेशान होते हुए कहते हैं हरगिज़ नहीं, ये कैसा बहतान है शमसा। रजा एकदम से कहता है अगर मोहतरम खलीफा साहब मर जाते हैं तो इसकी जवाबदेह शमसा खातून होगी, वही इलाज की जगह जहर लाई, उसे फौरन यहाँ पेश करो काजी फाजिल। ये सुनते हुए काजी फाजिल और कारातेगन हैरान परेशान हो जाते हैं। कुछ
कुछ में मालिक कहता है, हम ताजिर आकिफ के बगैर शहजादी के इस्तकबाल नहीं कर सकते। अगर हमें लाड़काई की तरफ से कुछ देर तक कोई खबर नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि हम अपने रहमो करम पे हैं। दस्ते तैयार हालत में इंतजार करें। चात्योन कहता है, इज्जत माप जो आपका हुक्म, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए सिपाही आकर कहता है, इज्जत माप लाड़काई की जानिब से खबर है। बादशाह चिट्ठी खोलकर पढ़ता है और खुश होते हुए कहता है, लाड़काई एक सख्त पंजा आजमाई के बाद ताजिर आकिफ को बचाने में कामयाब हो गया है। खुदावंद का शुक्र है। विलियम पूछता है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब कहाँ है? तो मालिक तख्त पे बैठते हुए कहता है, क्योंकि उनके पास कोई सिपाही नहीं है तो उन्होंने एक बदवी कबीले में बना ली है। चात्योन कहता है, इज्जत माप अगर आप इजाजत दे तो मैं यह फर्ज बाखुशी अदा करूंगा। जवाब मालिक कहता है, फौरन अपने दस्ते को मुनज़्ज़म करो और रवाना हो जाओ चात्योन। ये सुनते साथ ही चात्योन चला जाता है। कायरा में शमसा रजा से कहती है, मुहाफिज आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ये सरासर बहतान है। रजा कहता है, आपकी लाई हुई दवा लेने के बाद खलीफा अज़द की तबीयत फौरन बिगड़ गई। तबीब ने मुआयना करने के बाद बताया कि ये जहर था, एक ताकतवर जहर। इसलिए में लतीफ वहाँ आता है। काजी फजल उससे कहते हैं, खलीफा को जहर दिया गया है लतीफ। तो लतीफ कहता है, क्या? ये किसने और कैसे किया? करतगन कहता है, देखो लतीफ, क्या तुमने दवाई तैयार नहीं की थी? मुझे पागल मत बनाओ। रजा कहता है, जहर तुमने खुद तैयार किया था, क्या अभी तुम हमसे पूछ रहे हो? तो लतीफ कहता है, मैंने तैयार करके शमसा खातून के हाथ भेज दी थी। क्या ऐसा नहीं है? मैं ऐसा क्यों करूंगा जबकि सब जानते हैं कि दवा मैंने तैयार की है। क्या मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? तो रजा कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तुम लोग ही हो जो दवाई तैयार करके लाए थे। तुम कहते हो कि तुमने जहर नहीं डाला, फिर तुम्हें उसे तलाश करना होगा जिसने जहर डाला। कुछ देर सोचने के बाद शमसा कहती है, बिल्कुल लतीफ, क्या तुम्हें वो खातून याद है जो शिफाखाने आई थी? तुमने मुझसे पहले दवा उसे दी थी, यकीनन उसने दवा बदल दी होगी। तो लतीफ कहता है, बिल्कुल, उसने कहा था कि उसे खलीफा के महल से भेजा गया है, हरम के खुसूसी मुलाजमाओं में से एक। रजा कहता है, क्या तुमने उससे नाम नहीं पूछा था? शमसा कहती है, वो कुछ भी नहीं बोली थी। काजी फाजल पूछते हैं, वो कैसी लग रही थी? तो लतीफ कहता है, उसने निकाब डाला हुआ था। जवाबन काजी फाजल कहते हैं, हम पर कोई दोबारा इल्जाम डालने की कोशिश कर रहा। नजीर के ठिकाने में राकीब सायरा से कहता है, मोहतरम खलीफा बीमार है। तो सायरा कहती है, जी हाँ, तो क्या हुआ? राकीब कहता है, वजीर कहता है कि उसे जहर दिया गया है। तो सायरा कहती है, इसका मतलब है कि वजीर के आदमी अच्छा काम कर रहे हैं। राकीब कहता है, तुमने नजीर से कहा कि यह मोहतरम खलीफा अज़द से मिलने का वक्त था। जवाब में सायरा कहती है, मैंने कहा था, खलीफा ने हुक्म दिया कि तुम्हारी मदद ना करो तो मुझे गुस्सा आ गया। राकीब पूछता है, फिर क्या हुआ? सायरा मजीद कहती है, क्या आप नहीं जानते कि महल के दरवाजे पर मुहाफिज चौकन्ना होते हैं बाबा? मैं अंदर जाकर उसे जहर नहीं दे सकती थी। राकीब कहता है, मैंने उसे वादा किया था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। सायरा कहती है, और अब हम अपना वादा निभा रहे हैं बाबा, हम तकरीबन मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। बाबा, वो जो आपको लेकर गया था वजीर सलाउद्दीन का भाई बोरो, सुल्तान नूरुद्दीन के होते हुए उसने आपको कैसे वहां से निकाला और फिर उसने आपको कत्ल क्यों नहीं किया? राकीब कहता है, क्योंकि मेरे पास बहुत अहम मालूमात है जो वो जानना चाहता है, इसलिए मैं उन्हें बाहर शोर की आवाज सुनाई देती है। जैसे सुनते हुए राकीब गुस्से से कहता है, लानत हो उन पर, उन्होंने हमें यहाँ कैसे ढूंढ लिया? अगले लम्हे नजीर एक सिपाही के साथ वहाँ आता है और कहता है, जल्दी करो, हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। सायरा पूछती है, लाड़ गए वो बाहर क्या? तो नजीर कहता है, हाँ बिल्कुल। सायरा कहती है, अच्छा, जैसा हमने मंसूबा बनाया था वैसा ही है ना? बाहर बोरो अली और तुराब सिपाहियों के साथ चढ़ दौड़ते हैं और बदवियों को काटना शुरू कर देते हैं। वो जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ते हुए लाश पे लाश गिराते ही चले जाते हैं। बोरो की दोनों तलवारें जबरदस्त अंदाज में घूम रही होती हैं। वो सायरा और राकीब को भागते हुए भी देख जाता है और कहता है, वो भाग रहे हैं, मैं उनके पीछे जाऊंगा। खेमे से निकलने के बाद नजीर कहता है, हमला करो, दुश्मनों को जीतने ना देना। ये कहते साथ ही वो सिपाही को काटना शुरू कर देता है। उसे लड़ते हुए देखकर बोरो कहता है, तुराब और अली, तुम्हें ये मिल गया है। ये कहते साथ वो सिपाही को काटते हुए सायरा और राकीब के पीछे भाग पड़ता है। शाम में वजीर अमाद सुल्तान के पास आकर कहते हैं, हमें इत्तला मिली है कि मारिया को मिनोज इमाले के साथ शादी के लिए कुस्तुनतुनिया से कुछ रवाना हो गई हैं। यह सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, उसने बाज़ंतीनी शहंशाह की भतीजी से मंगनी कर ली और अपना मुकाम हासिल कर लिया। चुनांचे वो कुछ के तख्त पर बैठ गया और अब वो उसे शादी के साथ आखिरी मोहर लगाएगा। और इसका एहतमाम किसने किया? ताजिर राकीफ ने। ये कहते साथ ही सुल्तान खड़े हो जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, ओह बोरो, काश तुम्हें मालूम होता कि आपके अमाल का नतीजा क्या है। अस्फहानी अंताकिया में कश्तियां तैयार करो। आइए देखते हैं कि मारिया को मिनोज जहेज में क्या लाई है। अस्फहानी पूछते हैं, मेरे सुल्तान, क्या आप उनकी आमद को रोकने के लिए कोई मंसूबा बनाना चाहते हैं? तो सुल्तान कहते हैं, अगर हम रोक ना भी सके, इसमें ताखिर हमारे लिए फायदेमंद होगी अस्फहानी। ये सुनते साथ ही अस्फहानी चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि राकीफ सायरा के साथ आगे आगे जबकि बोरो उनके पीछे पीछे होता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो दोनों अपने रास्ते बदल लेते हैं और बोरो राकीफ के पीछे निकल पड़ता है। ठिकाने पर अली और तुराब सिपाहियों के साथ बदवियों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। अली बुलंद आवाज से कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो अब मुझसे लड़ो, सहराई चूहो। नजीर भी उसके सिपाहियों को काट रहा होता है। तुराब की तलवार भी आबोताब से चल रही होती है। सिपाहियों को हमले का कहते साथ ही नजीर पतली गली से निकल पड़ता है। ये देखकर तुराब अली से कहता है, चलो अली, हमें उन्हें पकड़ने की जरूरत है। ये कहते सुनते साथ ही वो भी भाग पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि बोरो पीछे भागते भागते घुड़सवार को घोड़े से गिरा देता है और खुद घोड़े से उतरते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी तबाही का सामना करो राकीफ। ये कहते साथ ही उसे जाकर सीधा करता है मगर वो राकीफ नहीं होता। वो गुस्से में उसे पूछता है, तुम कौन हो और राकीफ कहाँ है? वो सिपाही बोरो पे हमला करने वाला होता है कि बोरो उसका गला काट डालता है मगर पीछे से सायरा बोरो के सर में तलवार की हथनी मारकर बेहोश कर देती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि वजीर सलाउद्दीन ताजिर एलिसा के साथ शाम महल में दाखिल होते हैं। आगे बढ़ते हुए एलिसा का सिपाही उससे कहता है, शाम का महल उनके कहने से भी ज्यादा शानदार है उस्ताद एलिसा, और बाजार भी बहुत रौनक वाला है। वजीर सलाउद्दीन बाइबोरा से कहते हैं, बाइबोरा अच्छे से कहो कि मुहाफिजों की किसी भी हरकत को फौरन बताएं। एलिसा, मैं चाहता हूँ कि आप ताजिर राकीफ से राब्ता करने का कोई रास्ता तलाश करें। एलिसा कहता है, अगर आपका भाई उसे पकड़ नहीं सका तो वो जरूर कुछ में है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, उसकी तरफ होने का खेल खेलो और मुझे उनके मंसूबों के बारे में मालूमात फराहम करो जो वो बना रहा है। एलिसा कहता है, जो आपका हुक्म। वजीर सलाउद्दीन उसे मजीद कहते हैं, उसका असर रसूख तुम्हें बेवकूफ ना बनने दे, क्योंकि इस बार उसकी कीमत तिजारत नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी होगी। एलिसा कहता है, हमारी वफादारी पर शक ना करें वजीर हज़रत, ताहम हमें अपने साथ आपके एक आदमी की जरूरत होगी जिसे वो ना जानता हो। वजीर सलाउद्दीन बाइबोरा से कहते हैं, लतीफ को खबर भेजो, उसे इस फरीजे के बारे में आगाह करो। ये कहते साथ ही वजीर सलाउद्दीन आगे बढ़ जाते हैं। कायरा में आगे बढ़ते हुए शमसा काजी फाजल से कहती है, वो कहते हैं कि मेहरबानी किसी वजह से मुसीबत लाती है। काजी फाजल कहते हैं, फिक्र मत करो शमसा, वो बंदा कौन है जल्द या बदेर पता चल जाएगा। शमसा कहती है, मेरा अहिबा लोसिया की मौत से पहले ही हिल गई थी, मैं अब कुछ जाऊंगी, यहाँ तक कि अगर मैं उनके जनाजे में नहीं जा सकी, मैं आखिरी बार उसके साथ रहकर दुआ करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे जाने के बाद आप लैला की देखभाल
इस्तेमाल करेंगे। काजी फाजिल कहते हैं जरूर, सफर में महफूज हो शमसा, रास्ते में मोहतात रहें। ये सुनते साथ ही शमसा आगे बढ़ जाती है। कुछ में आगे बढ़ते हुए चातलियन कमांडर से कहता है चलो फौरन निकलते हैं। ताजिर आकिफ के फरार से ज्यादा मैं लाड़काई की कामयाबी पर खुश हूँ, क्योंकि अगर वो नाकाम हो जाता तो हम सब नाकाम हो जाते। मगर उनके रवाना होने से पहले ही लाड़काई राकिफ के साथ वहाँ दाखिल होता है। उन्हें देखकर चातलियन कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि आप बच गए ताजिर राकिफ, मगर ये कैसे हुआ? तो राकिफ कहता है चालू के साथ। ये कहते साथ वो समय को याद करता है जब एक स्पाई ने उसका लिबास पहन लिया था। तो सायरा ने कहा था मैं इसके साथ जाऊंगी और दुश्मन को गुमराह करूंगी। मेरे बाबा लाड़काई के साथ कुछ जाएंगे, हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। जबकि राकिफ ने भी अपना बेस बदल लिया था और सायरा ने उससे कहा था मैं वादा करती हूँ बाबा के हम कुछ में मिलेंगे। ये कहते साथ ही सायरा उस स्पाई के साथ खेमे से निकल गई थी। ये सब कुछ जाने के बाद चातलियन कहता है उन्हें ललकारना आसान नहीं है, आपको अपनी बेटी पर नाज होगा। तो राकिफ कहता है सायरा ने ये सारी कुर्बानियां सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि कुछ की बादशाही के लिए भी दी हैं। उधर हम देखते हैं कि बोरो को तलाश करते करते अली और तुराब उस मुकाम पे जा पहुंचते हैं जहाँ पे बोरो ने उस स्पाई को मारा था। ये देखते साथ वो दोनों एकदम से उसके पास आते हैं और अली कहता है ये राकिफ के कपड़े हैं। समझ गया, उन्होंने चाल चली है। तो तुराब कहता है राकिफ की जगह लेने वाला तो मर गया है, लेकिन हमारे चचा कहाँ हैं? तो अली कहता है या तो वो उस लड़की के पीछे गए हैं या कैदी बन गए हैं। दूसरी तरफ सायरा बोरो को बांध कर आगे बढ़ रही होती है। तो बोरो कहता है जहाँ चाहो मुझे ले जाओ, जल्द या बदेर में उस ताजिर को ले जाऊंगा। तो सायरा कहती है मेरी राय में तुम्हें पहले अपनी हालत को देखना चाहिए और फिर इसके बारे में बात करनी चाहिए, तुम इसके मुताबिक क्या कर सकते हो। बोरो पूछता है बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? तो सायरा कहती है ताजिर राकिफ के पास। कुछ में लड़ गए राकिफ को लेकर इमाम लेक के पास आता है। राकिफ को देखकर इमाम लेक बहुत खुश होता है और खड़े होकर कहता है आपको हमारे दरमियान दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई ताजिर राकिफ, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो राकिफ कहता है मैं ठीक हूँ। सलाउद्दीन का भाई बोरो काफी पुरजोश नौजवान है, वो एक छोटे से मकसद के पीछे था। तो इमाम लेक कहता है लड़के मुझे उम्मीद है कि आपने बोरो को सजा दी होगी। तो राकिफ कहता है वो बोरो नामी लड़का एक छोटा सा गैर आम शख्स है, उसे बाद में देख लिया जाएगा। फिर इमाम लेक कहता है मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, शहजादी कोमिनोस शादी के लिए कुछ दुनिया से रवाना हो रही है, वो कल हमारे साथ होंगी। राकिफ कहता है शहजादी की आमद शादी से कहीं ज्यादा खुशाइंद है, लेकिन इतनी बड़ी खबर पे इस तरह से बात नहीं की जाती। अगर आप इजाजत दें तो मैंने जो पहले पहना है इससे निजात हासिल कर लूं। इमाम लेक की इशारा करते साथ ही राकिफ चला जाता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए बोरो सायरा से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? क्या मुझे ये जानने का हक नहीं कि मुझे गवाह कौन कर रहा है? उसके जवाब ना देने पर कहता है सहरा के गुलाब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सायरा कहती है क्या मैं तुम्हें फूलों की तरह दिखती हूँ? तो बोरो कहता है गुलाब के साथ कांटे तो होते हैं। सायरा गुस्से से कहती है मजीद एक लफ्ज मत कहना वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मेरा नाम सायरा है। यह सुनकर बोरो कहता है नाम बहुत खूबसूरत है और मेरा नाम बोरो है। सायरा कहती है मैं जानती हूँ, मैं अपने दुश्मनों के नाम कभी नहीं भूलती। बोरो कहता है आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी कैद ज्यादा देर नहीं चलेगी। तो सायरा कहती है मैं वो हूँ जो इसका फैसला करूंगी और ये भी कि तुम सांस लोगे या नहीं। बोरो मुसलसल मुस्कुराते हुए उसे देख रहा होता है। शाम में सुल्तान वजीर सलाउद्दीन से कहते हैं सलाउद्दीन क्या तुम जानते हो कि गीदड़ अपना शिकार कैसे खो देता है? जब वो अकेला शिकार करता है तब। हमारा शिकार भेड़िया है, गीदड़ नहीं। अकेले शिकार करके तुम्हारे भाई बोरो ने हमें धोखा दिया, क्यों? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान बोरो ने जो किया वो गद्दारी नहीं बल्कि उसकी कमकली है। मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि मैं बहरहाल राकिफ को ढूंढ कर आपके पास ले आऊंगा। हम जिस नुक्ते पर भी हैं हमें इसके लिए एक मनसूबा तरतीब देने की जरूरत है। मुझे अपना वादा पूरा करने के लिए कुछ वक्त दें। कायरा में लतीफ करातिगन के साथ काजी फाजिल को वजीर सलाउद्दीन का हुक्मनामा लाकर दिखाता है। काजी फाजिल खत खोलकर पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है हम अभी तक राकिफ के पीछे हैं। खत पढ़ने के बाद काजी फाजिल लतीफ से कहते हैं आपको एलिसा का साथ देने को कहा गया है और करातिगन वो आपको शाम में बुला रहे हैं। करातिगन खुश होते हुए कहता है शाम में? वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। जाने से पहले काजी फाजिल कहते हैं करातिगन जमशेद को अपने साथ ले जाना, वो कुछ के रास्ते का भेड़िया है। करातिगन कहता है भेड़िया? कौन सा भेड़िया? वो एक गिदड़ है। मगर आप ठीक कहते हैं, वो थोड़ा सा लापरवाह और बेवकूफ है, लेकिन हमें उसकी जरूरत है, मैं उसे ले जाऊंगा। ये कहते साथ वो लतीफ के साथ चला। कुछ में राकिफ इमाम लेक से कहता है शहजादी की आमद शादी से बड़ी चीज की खबर देती है महाराज। इसके बाद एक बहुत बड़ा बैरी बेड़ा रवाना होगा। ये बेड़ा शादी के लिए नहीं बल्कि जंग के लिए होगा। इमाम लेक कहता है ये बहुत अच्छी खबर है, मगर बेड़े का खास हदफ क्या है? तो राकिफ कहता है सिकंदरिया कायरा के दरवाजे की तरफ। इमाम लेक मजीद खुश होते हुए कहता है शादी का इससे अच्छा तोहफा कोई नहीं होगा। जवाबन राकिफ कहता है यकीनन ये कीमती शादी का तोहफा होगा और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है महाराज। और भी बहुत कुछ है। अंताकिया की बंदरगाह पर मौजूद जंगी बेड़े राख में तब्दील हो जाएंगे और सिकंदरिया जाने के लिए एक भी बेड़ा बाकी नहीं बचेगा। यह सुनकर इमाम लेक कहता है फिर वजीर सलाउद्दीन अकेला रह जाएगा। कायरा का रास्ता हमारे लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। राकिफ कहता है नूरुद्दीन जंगी पहले अपना बैरी बेड़ा खोएगा और उसके बाद मिस्र भी। इमाम लेक कहता है यह अहम और काफी मुश्किल काम है। तो राकिफ उसके करीब आते हुए कहता है जनाब आप फिक्र ना करें, अब आप सिर्फ अपनी और शहजादी की शादी के बारे में सोचें। इसलिए मैं स्पाई राकिफ के पास आकर कहता है जनाब ताजिर एलिसा आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। यह सुनते साथ ही राकिफ चला जाता है। अंताकिया के साहिल पर जंगी बेड़े जल रहे होते हैं। साहिल पे खड़ा नज़ीर ये सारा मंजर देख रहा होता है और खुश होते हुए कहता है खूब, बहुत खूब। कुछ में राकिफ एलिसा से कहता है मुझे तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी एलिसा। तो एलिसा कहता है जब मैंने सुना कि आपके साथ क्या हुआ तो मैं बहुत परेशान हुआ, खुशकिस्मती से आप ठीक हैं। तो राकिफ कहता है जंगी की सांस सिर्फ पहाड़ों की खाक को साफ कर सकती है और ऐसा ही हुआ। वाज़ेह तौर पर तुम सिर्फ कुछ मुझे देखने नहीं आई। तो एलिसा कहता है तिजारत? जनाब आप जानते हैं कि कायरा में क्या हुआ है। वज़ीर सलाउद्दीन अब मुझे तिजारत करने की इजाजत नहीं देगा, तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि शादी की तैयारियों में आपको मेरी जरूरत होगी। राकिफ कहता है क्या तुम जानते हो कि एक अच्छे ताजिर को क्या चीज दूसरों से मुनफरिद बनाती है एलिसा? वो हमेशा सही तरफ को चुनता है। शादी ऐसी पुरतैश और शानदार होनी चाहिए जो कि बादशाह इमाम लेक और बाज़ंतीनी शहजादी को मिनोस के लायक हो। शहजादी और उसके साथी कल कुछ आते हुए जाफा की बंदरगाह पर पहुंचेंगे। अपने आदमियों में से एक को तफवीज करो, कुछ दुनिया से शादी के लिए आने वाले कीमती मशरूबात और कीमती सामान को महल में पहुंचाओ। शादी की तकरीब में तमाम जरूरियात का ख्याल भी तुम रखोगे। तो एलिसा कहता है बिल्कुल फिक्र ना करें, एक शानदार शादी होने वाली है। यह सुनते साथ ही राकिफ चला जाता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए सायरा बोरो के साथ एक जगह रुकती है। वो रस्से दरख्त के साथ बांध देती है। ये देखकर बोरो कहता है अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ आराम करने के लिए ना रुकता। सायरा पूछती है ऐसा क्यों है? तो बोरो कहता है क्योंकि यहाँ बहुत भेड़िए घूमते हैं। जवाबन सायरा उसके पास आकर कहती है और मैं पहले ही उनमें से एक को ले आई हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं इन जगहों को अपने हाथ की लकीरों की तरह जानती हूँ। ये कहते साथ वो पानी लेने के लिए आगे बढ़ते ही है कि उसका पाँव एक जाल में आ जाता है।
है। बोरो घोड़ा छोड़ता है और एकदम से उसके पास आता है। फिर उससे कहता है इन इलाकों के लोग जानते हैं कि यहाँ भेड़िया आते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें रोकने के लिए जाल बिछा रखे हैं। मुझे खोल दो, मैं जाल तोड़ दूंगा। मगर सायरा खुद ही पाँव निकालने की कोशिश करती है। बोरो एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। काफी देर की कोशिश के बाद सायरा नाकाम हो जाती है और बोरो की रस्सियां काट डालती है। फिर उसे कहती है अगर कोई छोटी सी भी गलती की तो याद रखना कि मैं सिर्फ रस्सियां नहीं काटती। बोरो उसके पाँव से जाल हटा देता है और साथ ही उसके पाँव पे पट्टी भी बांध देता है। फिर उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहता है मेरा हाथ पकड़ो अपने घोड़े तक पहुंचने के लिए। मगर सायरा कहती है कोई जरूरत नहीं, मैं खुद उठ जाऊंगी। वो उठने की कोशिश करती है मगर नहीं उठ पाती और शर्मिंदा होते हुए कहती है ठीक है मुझे कबूल है। यह सुनकर बोरो से सहारा देकर खड़ा करता है और कहता है मेरा यकीन करो, अंधेरा छा जाने के बाद ये जगह महफूज नहीं है। शाम में सुल्तान वजीर सलाउद्दीन से कहते हैं अब मेरे पास सब्र करने के लिए कुछ नहीं है, तुम मुझे वो काम करने पर मजबूर कर रहे हो जिससे मैंने हमेशा इनकार किया है। क्या तुम बोरो की हिफाजत कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा भाई है? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान बिल्कुल नहीं। तो सुल्तान कहते हैं अगर तुम इस तरह काम करोगे तो तुम न सिर्फ अपने मकसद से बल्कि मेरे इंतकाम से भी गद्दारी करोगे। तुम्हारे बदौलत वो शैतान जिसने मेरे भाई को मारा था अभी तक जिंदा है। बाज़ंतीनी बैरी जहाज शादी के बहाने कुछ आ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो जहेज लेकर आ रहे हैं सलाउद्दीन? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान मैं जानता हूँ कि मसला सिर्फ आकिफ की जिंदगी का नहीं है, लेकिन मामला पेचीदा हो गया है। बोरो और आकिफ से निपटने के लिए वक्त दरकार है, बस मेरे ऊपर एतमाद करें। इसलिए मैं वजीर अहमद वहाँ पे आकर एक खत सुल्तान को देते हैं, जिसे पढ़ने के बाद सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं राकीफ ने अंताकिया में हमारे बेड़े जला दिए। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन को भी बहुत गुस्सा आता है और सुल्तान गुस्से में खत फेंक देते हैं। उधर सायरा और बोरो गार में मौजूद होते हैं। सायरा उससे पूछती है तुम भागे क्यों नहीं, तुम मुझे छोड़कर जा सकते थे, तुम क्यों नहीं गए? तो बोरो कहता है जख्मियों को पीछे छोड़ना हमारी रिवायत के मुताबिक नहीं है। सायरा कहती है यहाँ तक कि अगर वो तुम्हें मारने की कोशिश करें तब भी। कुछ देर उसे देखने के बाद बोरो खड़े होकर कहता है हमें आग जलाने की जरूरत है, आप आराम करेंगे तो सुबह तक ठीक हो जाएंगी। सायरा उससे पूछती है तुम राकीफ को मारने के बजाय उसे सराय में लेकर क्यों आई, तुम उसे क्या चाहते हो? बोरो पूछता है आप हैरान क्यों हो रही हैं? तो सायरा कहती है ये जरूरी है क्योंकि तुमने वजीर सलाउद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन की मुखालफत की थी। बोरो पूछता है आपने राकीफ को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली, वो आपके लिए काफी आम है? हाँ। सायरा कहती है मैंने तुमसे पहले पूछा था। तो बोरो कहता है जब आप जान जाएंगी तो क्या करेंगी, आप क्यों जानना चाहती हैं? ये कहते साथ ही बोरो चला जाता है। शाम में सुल्तान वजीर सलाउद्दीन से कहते हैं शहजादी की आमद की पहली निशानी आ गई है, अगर वो शैतान मजीद जिंदा रहा तो सलाउद्दीन वो इसके बाद बहुत सी शादियां करेंगे। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान राकीफ शादी के दिन मरेगा। सुल्तान कहते हैं सलाउद्दीन आखिरी मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मैं राकीफ का सर आपके पास लाऊंगा मेरे सुल्तान। बोरो जहाँ भी है वो आपके पास आएगा और आपसे माफी मांगेगा, फिर फैसला आपका होगा। बोरो की नीयत खालिस है, मुझे इसमें कोई शक नहीं सुल्तान। सुल्तान वजीर को खामोश करवाते हुए कहते हैं तुमने जो वादा किया है उसे पूरा करो, यही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाते तो वजीर सलाउद्दीन एकदम से कहते हैं मैं पूरी जिम्मेदारी ले लूंगा, मैं हर तरह की कीमत अदा करने के लिए राजी हूँ। ये कहते साथ ही वजीर सलाउद्दीन पलट जाते हैं। कुछ में राकीफ इमारलेक से कहता है कल शहजादी का जाफा की बंदरगाह पर इस्तकबाल किया जाएगा। सुल्तान नूरुद्दीन के पास अब बैरी ताकत नहीं बची। अंताकिया शहर में जबरदस्त आग भड़क उठी है और इस आग ने तमाम बैरी बेड़ों को जला के राख कर दिया है। इमारलेक पूछता है इतनी जल्दी कैसे? तो राकीफ कहता है महाराज हमने तो अभी सिर्फ आगाज किया है। सुल्तान नूरुद्दीन और वजीर सलाउद्दीन नहीं जानते कि वो किसका सामना कर रहे हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगे। यह सुनकर इमारलेक हंस देता है। सिपाही के आने पर राकीफ उसके पास आकर पूछता है सायरा के बारे में कोई खबर मिली? तो सिपाही कहता है नहीं जनाब। राकीफ कहता है तलाश जारी रखो। उधर हम देखते हैं कि बोरो और सायरा के पास बैठे होते हैं। सायरा उसको शुक्रिया अदा करते हुए कहती है आपकी लाई हुई जड़ी बूटियों से शिफा मिली है, शुक्रिया। जवाब में बोरो कहता है कराकोश जड़ी बूटियों के इल्म में सबसे बेहतर था, मुझे भी उसी ने सब कुछ सिखाया। सायरा पूछती है कराकोश कौन? तो बोरो कहता है आपके पूछे गए सवाल का जवाब, और एक का नाम गुगबोरो है, हम तीनों दोस्त थे लेकिन अलग हो गए। सायरा पूछती है क्या तुमने उन्हें ढूंढने के लिए राकीफ को अगवा किया था? जवाबन बोरो कहता है हाँ। सायरा मजीद कहती है उन्हें ढूंढने के लिए सुल्तान नूरुद्दीन और वजीर की मुखालफत की, तुम वाकई अपने दिमाग खो चुके हो, उन्हें ढूंढने के लिए अपने भाई की मुखालफत कर दी, ये पागलपन है। बोरो कहता है मैं जान दे सकता हूँ उनके लिए जो मेरा खून और मेरे भाई हैं। गुगबोरो और कराकोश वो मेरी जान है, कभी कभी किसी की जान बचाने के लिए खून के चंद कतरे जाया होने का खतरा मौजूद होता है। यह सुनकर सायरा कहती है तुम बिल्कुल मेरी तरह नजर आते हो, मैं भी अपने अजीजों या अपने खून वालों को कभी नहीं छोड़ती। बोरो कहता है मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया, अब मुझे बताएं राकीफ आपके लिए क्या है, या आपका खून है या आपको अजीज? यह सुनकर सायरा सोच में पड़ जाती है। और अली वजीर सलाउद्दीन के सामने खड़े होते हैं और अली कहता है हमने हर तरफ देखा चचा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं क्या तुम जानते हो कि बोरो वाकई रकीब से क्या चाहता है? वो दोनों खामोश हो जाते हैं। तो वजीर सलाउद्दीन उन्हें देखते हुए कहते हैं अली तो राब मुझे बताओ तुम क्या जानते हो, क्या तुम्हें मसले की अहमियत का अंदाजा नहीं है? तो अली कहता है यकीनन हमें अंदाजा है। तो राब नफी में सरे लाता है। तो अली कहता है लेकिन अगर वो खुद आपको बताएं तो ये बेहतर है, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता, मुझे इसमें कोई शक नहीं। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं बताओ अली बताओ। मगर इसी लम्हे ताजिर एलिसा वहाँ आता है। वो दोनों चले जाते हैं और एलिसा वजीर से कहता है मैं सोने से भी ज्यादा कीमती मालूमात लेकर आया हूँ। कुछ में विलियम इमारलेक से कहता है महाराज मेरे ख्याल में काउंट बालेन का शादी में शिरकत करना मुनासिब होगा। इमारलेक कहता है मैंने इसके बारे में जो जरूरी था वो किया विलियम। विलियम कहता है मुकद्दस इत्तेहाद जो कौमी नोस की शादी के बाद होगा यह एबलेन के काउंट बालेन की मौजूदगी के बगैर नामुकम्मल होगा। अगर आप बालेन को मौका देते हैं तो एक अकीदतमंद ईसाई बालेन इसे इनकार नहीं करेगा। इमारलेक कहता है क्या तुम इसके बारे में जानते हो विलियम? तो विलियम कहता है कहते हैं इश्क खुद ब खुद हो जाता है महाराज। इमारलेक कहता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, जब तुम दो ऐसे लोगों को देखते हो जो एक दूसरे से इश्क करते हो और वो उसे छुपाएं, क्या तुम समझे? सबीला और बालेन, उन्हें जब तुम देखते हो तो क्या देखते हो? तुम इश्क देखते हो, क्या ऐसा नहीं है विलियम? जाओ और बालेन को बुलाओ। ये सुनते साथ ही विलियम चला जाता है। गार में बोरो के पूछने पर सायरा कहती है राकीफ मेरे लिए, मगर उसके मजीद कुछ बोलने से पहले ही आवाजें सुनाई देती हैं। तो बोरो कहता है जाल के पीछे हिकमत है। सायरा कहती है मैं बेड़िए का पीछा नहीं करूंगी। बोरो कहता है क्या आप मेरे हाथ नहीं बांधेंगी? तो सायरा कहती है क्या किसी ऐसे शख्स को बांधना जुल्म नहीं होगा जो आजाद होने के बावजूद भागा ना हो? उधर वजीर सलाउद्दीन के सामने उनके साथी और एलिसा मौजूद होता है। वजीर सलाउद्दीन से कहते हैं तुम्हारे कहने के मुताबिक इमारलेक की शादी हमें राकीफ तक लेकर जाएगी। कुछ महल में जाने वाले चक्रों की जिम्मेदारी एलिसा के पास है, उस पर खाने
खाने पीने का सामान नहीं बल्कि तुम उस पर सवार होगे सिपाहियों। एलिसा कहता है ताजिर आकिफ को वहाँ से लाने का यही एक बेहतरीन मौका है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं ये मसला हिफाजती इक़दामात से नहीं बल्कि हिम्मत से हल होगा। कायरा से कर्तगन और लतीफ आपके साथ शामिल होंगे। फिर खड़े होकर कहते हैं हमने बहुत कुछ देखा है और हम एक तवील सफर तय कर चुके हैं। जब भी वक्त आया तो आप में से हर एक ने मेरी जान बचाई, लेकिन आपने एक लम्हे के लिए भी जो रास्ता हमने इख्तियार किया और जिस मकसद की हमने पैरवी की उससे गद्दारी नहीं की। अब इस फरीजे के इख्तिताम पर हो सकता है कि कोई शहीद हो जाए, हम अलग हो जाएं। अल्लाह आपको दोनों जानों में खुश रखे और वो अपनी इज्जत से तुम्हें इज्जत दे और वो अपने शर्फ से तुम्हें शर्फ दे। मैं अपना हक हलाल करता हूँ, तुम भी मुझ पर अपना हक हलाल कर दो। तो उनके साथी कहते हैं हम हलाल करते हैं, हम हलाल करते हैं। गार में सुबह के वक्त सहरा की आंख जैसे ही खुलती है तो वहाँ आसपास बोरो मौजूद नहीं होता। ये देखकर वो कहती है वो भाग गया, तुम्हें क्या लगा था सहरा? ये कहते साथ वो जैसे ही खड़ी होती है बोरो वहाँ आता है। उसे देखकर सहरा कहती है मुझे लगा कि तुम भाग गए। तो बोरो कहता है मैं पानी लेने के लिए अतराफ में गया था। ये कहते साथ ही उसे पानी देता है। फिर पूछता है क्या आप बेहतर हैं? तो सहरा कहती है मैं रवानगी के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अकेले ही कुछ जाऊंगी। बोरो गुस्से से कहता है मुमकिन नहीं, आपको मुझे राकिफ के पास ले जाना होगा। सहरा उसे कहती है तुम वाकई पागल हो, मैं तुम्हें रिहा कर रही हूँ और तुम देखो क्या चाह रहे हो। बोरो से कहता है मैंने आपको बताया था मेरा मसला राकिफ से है, आज ना लूँ तो कल लूंगा। सहरा उसे कहती है देखो जाओ इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं, वरना मुझे ये तलवार आपके हाथों के बजाय आपके गले पर रखनी पड़ेगी। ये कहते साथ वो तलवार उसकी जानिब बढ़ा देती है और बोरो तलवार ले लेता है। फिर जाने से पहले उससे कहता है हम दोबारा मिलेंगे। ये कहते साथ ही बोरो चला जाता है। शाम में वजीर सलाउद्दीन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। अली उन्हें पुकारते पुकारते तेजी से उनके पास आता है। वजीर सलाउद्दीन से पूछते हैं अली क्या हुआ, क्या कोई खबर है? तो अली कहता है हाँ वो वापस आ गया है। ये सुनते साथ ही वजीर सलाउद्दीन उसके साथ चल पड़ते हैं। एबलन में मार्कोस बालेन के पास आता है और उससे कहता है विलियम आ चुके हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। बालेन कहता है उसे इंतजार ना करवाओ, आने दो उसे। कुछ देर के बाद विलियम वहाँ आता है और कहता है बालेन आपको इस मुकाम पर देखकर खुशी हुई, मैं आपको यहाँ बादशाह माले की दावत के बारे में बताने आया हूँ। बालेन पूछता है कैसी दावत, क्या इस बार हमारा बादशाह मुझे सोने के थाल में सर पेश करने की दावत देगा? तो विलियम से कहता है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बादशाह ने आपको शहजादी मारिया की शादी में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदद किया है। बालेन हैरान होते हुए कहता है मेहमान खुसूसी, क्या वाकई? शाम में आगे बढ़ते हुए बोरो वजीर सलाउद्दीन से कहता है भाई जिद ना करो, आओ सुल्तान के महल चलते हैं, उस आदमी के घर नहीं, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, अगर किसी का एहतसाब होना है तो वो मैं हूँ। वजीर सलाउद्दीन गुस्से से कहते हैं आप सबसे पहले मेरी नुमाइंदगी करेंगे, सुल्तान की नहीं, मेरे साथ चलो। वजीर सलाउद्दीन आगे बढ़ जाते हैं और वो सब उनके पीछे जाते हैं। यारोकी छुपकर उन्हें देख रहा होता है और कहता है सलाउद्दीन अय्यूबी के बेटे आप खुफिया काम करना कभी नहीं छोड़ेंगे, देखते हैं सुल्तान क्या करते हैं। ये कहते साथ ही यारोकी पलट जाता है। एबलन में बालेन विलियम से कहता है बुरा मत मानना, लेकिन आपको मुझे ये समझाना होगा विलियम, ऐसा क्या हुआ कि हमारे बादशाह को इसका यकीन हो गया? तो विलियम कहता है क्या खुशी और गम बांटना मामूल नहीं है? आखिर आप एक ईसाई हैं, क्या आप नहीं? क्यों कौन बालेन, मैं आपको सख्ती से नसीहत करता हूँ कि सुल्तान नूरुद्दीन पर भरोसा ना करें, बादशाह का हाथ थाम लें, आप उनके साथ होना चाहिए जो आपकी तरह हैं। ये सुनकर बालेन सोच में पड़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि वजीर सलाउद्दीन बोरो के साथ अपने घर में मौजूद होते हैं और उससे कहते हैं ये लापरवाह कदम उठाने से पहले तुमने मुझे इस भारी बोझ के बारे में क्यों नहीं बताया? तो बोरो कहता है मैं सुल्तान के गजब से डर गया था, ये जिंदगी या मौत का मामला था, मैंने सब कुछ अपने दो दोस्तों के लिए किया जो तकलीफ में हैं, कराकोश और गुकबोरो। वो मुसलमानों को सुलेबियों के चंगुल से आजाद करवाने की वायद उम्मीद है। उन्हें करतबा में खुफिया मुहिम के दौरान अगवा किया गया था, फिर वो राकिफ की गिरफ्त में आ गए जिसने उन्हें सिकंदरिया के गुलाम ताजिर के यहाँ भेज दिया। उसके बाद हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ। जो ताजिर सराय चला रहा था वो मुझे बताता कि वो कहाँ है, लेकिन फिर आप आ गए। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं उन्हें क्या इतना कीमती बनाता है? तो बोरो कहता है गुकबोरो फौजी मनसूबाबंदी में माहिर है और कराकोश फने तामीर में माहिर है, उन्हें इसलिए पहले अगवा किया गया। अगर हम उन्हें बचा सकते हैं तो आप देखेंगे कैरिक जिसे हमने सोचा था कि फतह नहीं किया जा सकता गिर जाएगा और हम कुछ को भी दोबारा हासिल कर लेंगे। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं बोरो अब मैं आपको क्या बताऊं, आपका मकसद अजीम है लेकिन तरीकाकार गलत है, आप जो काम कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। अगर आपके दोस्त गुकबोरो और कराकोश का मुकद्दर अपने मुल्क की खिदमत करना है तो अल्लाह उनकी आजमाइश से निकलने में मदद करेगा। बोरो पूछता है आप मुझे सुल्तान के पास जाने से क्यों रोकते हैं जबकि मैं अपने तमाम मकासद हासिल करने वाला हूँ? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं क्योंकि हर चीज का वक्त मुकर्रर है, क्या तुम समझते नहीं? फातिमा खातून परेशान होते हुए मुसलसल उनकी बातें सुन रही होती हैं। वजीर सलाउद्दीन मजीद कहते हैं आप बहादुर हैं लेकिन बहादुरी और लापरवाही के दरमियान एक बारीक लकीर अकल है, जब तक मैं राकिफ को ना पकड़ लूं बोरो तुम बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगे। बोरो कहता है मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जो मुझे सुल्तान नूरुद्दीन से मिलने से रोके। वजीर सलाउद्दीन गुस्से से कहते हैं आप मजीद क्या करोगे, आपने सुल्तान को अपने भाई का बदला लेने से रोका, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो आपसे नाराज हो जाएं और आपको तकलीफ पहुंचाएं तो हम क्या करेंगे? बोरो कहता है फिर बदला तुम पर पड़ेगा भाई, कोई भी अपने दर्द का बहाना बनाकर यूं भी जिंदगी की तौहीन ना करे। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं आप अब भी अपने नफ्स की बात सुन रहे हैं, हम जिस रास्ते पर चलते हैं वो तौहीद का रास्ता है, अगर हमारे दरमियान झगड़ा हो जाए तो आपकी राय में क्या हम इस मुकाम और इस इख्तियार को बरकरार रख सकेंगे जो अल्लाह ने हमें दिया है? यह सुनकर फातिमा खातून बोरो से कहती है बोरो तुम्हारा भाई ठीक कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन उन लोगों में से नहीं है जो नजमुद्दीन अय्यूब के बच्चों के खिलाफ जुर्रत नहीं करते, लेकिन इख्तिलाफ पैदा करने के लिए सुल्तान को उकसाया जा सकता है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं माँ अपने बेटे का ख्याल रखें, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, सुल्तान ने मुझे कुछ में शादी तक का वक्त दिया है, अगर तब तक मैं राकिफ का सर हासिल ना कर पाया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा। फिर अली और तुराब को बुलाकर कहते हैं बोरो इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगा वरना मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। मजबूरन वो दोनों भी यहाँ में सर हिलाते हैं। उधर यारोकी सुल्तान के पास आता है और उनसे कहता है मेरे सुल्तान मैंने एक अहम चीज देखी है जिसके बारे में बताए बगैर में नहीं रह सका। सलाउद्दीन ने हमें बताया कि वो नहीं जानता कि उसका भाई बोरो कहाँ है, लेकिन वो शाम में था सुल्तान। यह सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है। यारोकी मजीद कहता है मैंने उसे फातिमा खातून के घर में दाखिल होते हुए देखा। सुल्तान खड़े होकर कहते हैं अगर तुम्हारी बात में कोई झूठ हुआ जान लो कि तुम इसका बोझ उठाओगे। यारोकी कहता है मेरे सुल्तान जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है, ये वाज़ेह है। ये बात सुनकर असफहानी काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। उधर शमसा राइबा लोचकिया के घर में बैठी होती है, इसलिए में सबीला वहाँ आती है और शमसा को देखकर कहती है तुम जनाजे के बाद गायब हो गई थी, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं तुम्हें यहाँ तलाश करूंगी। शमसा कहती है राइबा की मौत ने मुझे बहुत मुतासर किया सबीला, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया। फिर खड़े होकर पूछती है राइबा जिस तालिब इल्म की देखभाल कर रही थी वो कहाँ है, मैं उसे जनाजे में नहीं देख सकी। सबीला कहती है तुम विलियम की बात कर रही हो?
हो? वो बादशाह का खास मुशीर है और हमेशा मसरूफ रहता है। शम्स हैरानगी से कहती है, खास मुशीर? मुझे ये मालूम नहीं था। सबीला कहती है, जी हाँ, विलियम एक खास शख्स है। वो अपने अनुवानात से छुटकारा हासिल करना पसंद करता है। कल मेरे बाबा की बाज़ंतीनी शहंशाह की भतीजी मारिया से शादी है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। विलियम और बाकी सभी वहाँ मौजूद होंगे। कह रहे कि कौंत महिला भी शिरकत करेगी। हम तीनों रात एक साथ गुजारेंगे, बातें करेंगे और गम बांटेंगे। यह सुनकर शम्सा दावत कबूल कर लेती है और वो दोनों गले वज़ीर सलाउद्दीन को परेशान देखकर खलील कहता है, मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर है कि हम शाम से कुछ के करीब किसी जगह चले जाएं मेरे वज़ीर। लेकिन हमने एक ऐसी अजीम चीज का आगाज किया है कि जो वाक़यात का रुख बदल सकता है। अल्लाह ना करे मुझे डर है कि हम कामयाब नहीं होंगे और नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। तो वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं, हमने सब कुछ तैयार कर लिया है और अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया है। हमारे पास अल्लाह पर भरोसा करने और फिर अपने बहादुरों पर भरोसा करने के सिवा कोई चारा नहीं है। अगर कुछ से अच्छी खबर आती है तो हालात पुरसकून हो जाएंगे, लेकिन अगर चीजें पेचीदा हो जाती हैं, उनके हिस्से में शहादत होगी और हमारे हिस्से में जिल्लत होगी। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान यारुकी के साथ वज़ीर सलाउद्दीन के घर में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर फातिमा खातून कहती है, मेरे सुल्तान, क्या शर्फ की बात है? सुल्तान कहते हैं, आपके घर में मेरा आना कोई शर्फ की बात नहीं फातिमा खातून। आपके बेटे कहाँ हैं? तो फातिमा खातून कहती हैं, आपके हुक्म पर है मेरे सुल्तान, मेरे बेटे आपके हुक्म पर हैं। सुल्तान कहते हैं, फातिमा खातून देखे मामलात बहुत पेचीदा हो गए हैं। अगर आपके दोनों बेटे घर पर हैं तो उन्हें फौरन मेरे सामने पेश होना चाहिए। फातिमा खातून को जवाब नहीं देती तो सुल्तान के हुक्म पर सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। कुछ में मालिक बालिन से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी दावत कबूल की और यहाँ ही कौंत बालिन। बालिन कहता है, मैं भूल गया कि आपने क्या किया था और मैंने क्या किया था। मैंने ये आपकी मुखालफत के लिए नहीं किया, बल्कि अपने बाबा और भाई की सालमियत को बरकरार रखने के लिए किया। इमाले कहता है, मैं हमेशा एबलिन की हिमायत और हिफाजत करूंगा। हम खुशी के दिन जी रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम बेहतर दिन गुजारेंगे, लिहाजा हमें दोबारा मुत्तहिद होना चाहिए। बालिन, हमारी इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप शहजादी की शादी में मेहमान खुसूसी बने। सबको मालूम होना चाहिए कि हम दोबारा मुत्तहिद हो गए हैं। यह सुनकर बालिन कहता है, मैं इस दावत को एजाज से कबूल करता हूँ इज्जत माप। इसलिए मैं सिपाही आकर कहता है, शहजादी मारिया अपने काफिले के साथ शहर में दाखिल हो गई हैं। इमाले कहता है, आइए उन्हें खुशामदीद करने के लिए तैयार हो जाएं। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि तलाशी लेने के बाद सिपाही सुल्तान के पास आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान यहाँ कोई नहीं है। यह सुनकर सुल्तान फातिमा खातून से कहते हैं, आप अपने बच्चों के ठिकाने को छुपाकर उन पर एहसान नहीं कर रही, बल्कि इसके बरक्स आप उन्हें तकलीफ दे रही हैं फातिमा खातून। यह सुनकर फातिमा खातून उस समय को याद करती हैं जब वज़ीर सलाउद्दीन जाने ही वाले थे तो बोरो ने कहा था, आप मुझे यहाँ जंजीरों से बांध भी दें तब भी मैं नहीं रुकूंगा। मैं आपको अपने माल की कीमत अदा करने नहीं दूंगा। मैं कुछ जाऊंगा, राकीफ का सर काट कर सुल्तान नूरुद्दीन को पेश करूंगा। फातिमा खातून के इशारे पर वज़ीर सलाउद्दीन ने उसे कहा था, चूंकि आपके ज़हन में मेरे लिए बेहतरीन मफादात हैं तो इसलिए आप मेरी बात गौर से सुनो। इस ख्याल के बाद फातिमा खातून कहती हैं, क्या मैंने अपने बच्चे और उनके बाबा और उनके चचा आपके सामने पेश नहीं किए? हमेशा किए है ना मेरे सुल्तान, अब मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे बच्चों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसने आपका एतमाद मजलूब किया है? आप जहाँ उन्हें हुक्म देते हैं वो सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुल्तान कहते हैं, फातिमा खातून आपके बच्चों का बहुत ताउन है, लेकिन आपकी बार उनकी गलतियां हद से बढ़ गई हैं। कुछ में मारिया के इस्तकबाल के लिए सब लोग जमा होते हैं। इमालेक राकीफ से कहता है, क्या कुछ गलत हुआ है? शहजादी को लाने वाला काफिला अभी तक नहीं पहुंचा। राकीफ कहता है, मैं आपके जोश को समझता हूँ इज्जत माप, लेकिन आप फिक्र ना करें, शहजादी जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगी। कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुलता है और शहजादी का काफिला कुछ में दाखिल होता है। बगी से उतरने के बाद शहजादी मारिया आगे बढ़ती है। उसे देखकर इमालेक बहुत खुश होता है। बाल्डोन सबीला से पूछता है, क्या हमें इसको माँ कहना पड़ेगा? जवाब में सबीला कहती है, हरगिज नहीं। मारिया आगे बढ़ते हुए इमालेक के पास आती है तो इमालेक कहता है, खुश आमदीद, हमारी बादशाही को आपने इज्जत बख्शी। ये कहते साथ उसका हाथ चूमता है। राकीफ कहता है, आपको यहाँ देखना शर्फ की बात है मारिया? तो मारिया कहती है, शर्फ मेरे लिए है ताजी राकीफ। विलियम आगे बढ़ते हुए कहता है, आपकी आमद से लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश पैदा हुआ है। जवाबन मारिया कहती है, मुझे लोगों का जोशो खरोश तब तक पसंद है जब तक कि उनकी सांसों की खुशबू मुझसे दूर रहे। फिर इमालेक कहता है, ये मेरी बेटी सबीला है और ये मेरा बेटा बाल्डोन है। सबीला उसे खुशामदीद कहती है तो मारिया मुंह बनाते हुए कहती है, बेचारी सबीला, लगता है आपके चेहरे पर जवानी में बेवकी की वजह से उदासी के असरात हैं। मैं लार्जियम के लिए बहुत अफसरदा हूँ। फिर बाल्डोन से कहती है, प्रिंस बाल्डोन, कुछ के तख्त का वारिस, शादी का जोश आपकी आंखों में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। लाड़काई आगे बढ़ते हुए कहता है, कुछ की खूबसूरती का अंदाजा दूर से बैठकर लगाना सिर्फ एक अफवाह है, कुछ के मुस्तकबिल की मलका। ये कहते साथ उसका हाथ चूमता है। साथ ही मालेक उसे लेकर आगे बढ़ता है। मारिया कदम रुकती है, नफरत से बालिन को देखती है और आगे चल देती है। सबीला बालिन के पास आकर कहती है, बालिन आप? तो बालिन कहता है, बादशाह मालेक ने मुझे बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया है। सबीला खुश होते हुए कहती है, मुझे खुशी है कि आप दोनों के दरमियान चीजें बेहतर हुई हैं। उधर हम देखते हैं कि खलील वज़ीर सलाउद्दीन के पास आकर कहता है, हमारे पास शाम से कुछ खबरें हैं। सुल्तान ने आपकी तलाश का हुक्म जारी किया है और बोरो साहब का भी। ये सुनकर वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं, तो उन्हें मालूम हो गया है कि बोरो शाम पहुंच गया है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है और बाकी तकदीर पे मुनसर है। कुछ में मालेक मारिया से कहता है, शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ताजिर राकीफ का शुक्रिया। इसलिए मैं सायरा वहाँ पहुंचती है। राकीफ उसका तारुफ करवाते हुए कहता है, इज्जत माब, ये मेरी बेटी सायरा है। मारिया उसे देखते हुए कहती है, सायरा तुम कितनी बड़ी हो गई हो, हमारी शादी में आपकी शिरकत मुझे बहुत खुश कर रही है। सायरा उसका शुक्रिया अदा करती है। उन्हें देखते हुए सबीला विलियम से कहती है, गोया ताजिर काफी नहीं था कि अब बेटी भी नमदार हो गई है, ये बादशाह का मुआवजा कर रहे हैं। विलियम कहता है, पुरस्कून हो जाए शहजादी, ये शादी कुछ के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। आइस्की में राकीफ सायरा से कहता है, तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? लगता है तुम तकलीफ में हो। तो सायरा कहती है, जंगल में मेरा एक छोटा सा हादसा हुआ, बस कोई बड़ी बात नहीं। राकीफ कहता है, दूसरे मसले का क्या हुआ? तो सायरा कहती है, वो मेरे हाथों से बच गया। यह सुनकर राकीफ को बहुत गुस्सा आता है। शाम में आगे बढ़ते हुए यारुकी बहादुर से कहता है, सबको पूरे शाम में फैला दो, अगर किसी को सलाउद्दीन का ठिकाना मिले तो फौरन बताई। बहादुर कहता है, लेकिन अगर वो कायरा में अपने तख्त पर वापस आ जाता है तो? यारुकी कहता है, बहादुर सलाउद्दीन के पास कोई मंसूबा होगा, बसरूत दीगर वो अपनी किस्मत के सामने खुद को मुस्ताफी कर देता और सुल्तान के हुक्म का इंतजार करता। अगर सलाउद्दीन कामयाब हो जाता है तो वो सुल्तान को जल्द अज जल्द इतला देगा, इसलिए शाम के करीब रहना जरूरी है। ये कहते साथ ही यारुकी आगे बढ़ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में बोरो अली और तुराब के साथ मौजूद होता है और कहता है, चलो जल्दी करो, हमें जल्द अज जल्द कुछ पहुंचना है। तुराब कहता है, हम एक बड़े मामले में मुलव्वस हैं, लेकिन अगर हम नाकाम हो जाएं तो क्या होगा? मुझे परेशानी महसूस हो रही है। बोरो कहता है, मेरे पास भाई को सुल्तान की गजब से बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम राकीफ को लेकर जाएंगे। अगर मैं ना कर पाए तो तुम करोगे, तुम अपने इस्लाफ की मीरास को ज़ाया नहीं करोगे।
ये सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि ताजिर एलिसा मशरूब लिए कुछ के दरवाजे पर खड़ा होता है। लतीफ और जमशेद भी उसके साथ होते हैं। एक ड्रम में मौजूद कार्तिकेन कहता है, हम कहाँ रुक गए हैं, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ इसके अंदर अचार बन जाऊंगा। एलिसा कहता है, चुप रहो। तो कार्तिकेन गुस्से से कहता है, मैं क्यों खामोश रहूं ताजिर, अगर ये इतना आसान है तो तुम भी अंदर आ जाओ। एलिसा कहता है, हमें तुम मरवाने जा रहे हो कार्तिकेन, सिपाहियों ने हमारी आमद की इत्तला देने गया है, थोड़ा सब्र करो। जमशेद भी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है, इसलिए में बसंतीनी सिपाही वहाँ आते हैं और पूछते हैं, तुम इसमें क्या लेकर जा रहे हो, बैरल कितने हैं। तो एलिसा कहता है, मैं ताजिर एलिसा हूँ और आकिफ के हुक्म से यहाँ आया हूँ, ये मेरे मावन है। सिपाही कहता है, अच्छा ठीक है, बैरल में क्या है। तो एलिसा कहता है, कल आपकी मुनफरद शादी के लिए मुनफरद मशरूबात, लेकिन इसे फौरी तौर पे अंदर ले जाना जरूरी है। सिपाही कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, हम भी जरा ये मुनफरद मशरूबात का मजा चखें। ये कहते साथ वो घोड़ा गाड़ी पर चढ़ जाता है। उधर वजीर सलाउद्दीन खलीद से कहते हैं, मेरी असल तशवीश करातेगन एचएस और मेरे दीगर सरदारान हैं, कुछ महल शेर के खिचार की मानद है, अगर वो वहाँ पकड़े गए तो मारे जाएंगे। उधर महल में घोड़ा गाड़ी पर खड़ा सिपाही कहता है, ये बहुत बड़ा बैरल है, अगर हम इसमें से थोड़ा सा पी भी लें तो कोई भी नहीं समझेगा। वो करातेगन वाले ढक्कन को उठाने ही लगता है कि एलिसा उसे रोकते हुए कहता है और उससे कहता है, जबकि अच्छी फसल होती है तुम सबसे सस्ता इंतखाब करते हो, ये दूसरे बैरल वाला बेहतरीन है, मलका भी यही पिएगी। सिपाही कहता है, ठीक है फिर मुझे दो। ये कहते साथ ही सिपाही खुद भी शराब पीता है और अपने साथी को भी पिलाता है। फिर उससे कहता है, ये तो तुम्हारी तारीफ जितना ही लजीज है। फिर एलिसा उसे कहता है, हमें इस बैरल को जल्दी से अंदर ले जाना है सिपाही, हमारी मदद अगर तुम करते हो तो ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। फिर मैं तुम्हें मजीद भी दूर आकिफ सायरा से पूछता है, क्या हुआ सायरा। तो सायरा कहती है, मैंने सलाउद्दीन के भाई को कैद कर लिया था, मैं उसे आपके पास लाने ही वाली थी, लेकिन रास्ते में एक वाकया पेश आने की वजह से मैं उसे हाथों से खो बैठी। उसने आपको ये जानने के लिए अगवा किया कि उसके दोस्त कहाँ हैं, क्या वाकई। राकिफ कहता है, ऐसा ही है। सायरा के ठिकाना पूछने पर वो कहता है, तुम क्यों पूछ रही हो। तो सायरा कहती है, वो उनकी वजह से कमजोर पड़ा हुआ है, अगर आप जानते हैं तो हम उन्हें उनके खिलाफ फायदा उठाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। राकिफ खुश होते हुए कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम वाकई अपने बाप की बेटी हो, वो एक सुलेबी के लिए एला में नजरबंद है, तुम अब आराम करो, बाद में हमारे पास करने को बहुत से काम होंगे। एलिसा बसंतीनी सिपाहियों की मदद से कुछ में बैरल रखवा रहा होता है। करातेगन वाले बैरल को सिपाही बड़ी मुश्किल से पहुंचाते हैं, जबकि बैरल के अंदर मौजूद करातेगन भी बहुत गुस्से में दिखाई देता है। वो अंदर दाएं बाएं टकरा रहा होता है। काम खत्म होने के बाद बसंतीनी सिपाही कहता है, हमने एक और प्याले का हक अदा कर दिया है ना। एलिसा कहता है, मैं हमेशा अपना वादा पूरा करता हूँ, तुम मजीद शानदार शराब पीना चाहते हो। उसके ड्रम पे दस्तक देते साथ ही सब बाहर निकल आते हैं। ऐसे एक साथ दोनों बसंतीनी सिपाहियों को दबोच लेते हैं। तीसरे का काम करातेगन तमाम कर देता है। फिर ड्रम से बाहर आते हुए कहता है, आओ जरा, क्या मैं सस्ता हूँ, तुमने कैसे कहा कि मैं सस्ता हूँ। बाइबोरा कहता है, हमें मानना पड़ेगा, तुमने हमें अच्छी तरह बचाया। एलिसा कहता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ये बसंतीनियों के कपड़े पहनो। वो सब अपने अपने हथियार उठा लेते हैं। भाई निकाबपोश बोरो बसंतीनी सिपाहियों पे हमला कर देता है और आगे बढ़ते हुए जो भी रास्ते में आता है उसे मार गिराता है। वो भागते भागते कईयों को अंजाम तक पहुंचा देता है, मगर छतों से नीचे आते साथ ही घेर लिया जाता है। सिपाही उसे कहता है, अपनी तलवार छोड़ दो और हथियार डाल दो। यह सुनते साथ ही बोरो हथियार गिरा देता है। सिपाही कहता है, अपना चारा दिखाओ। तो बोरो चारा भी दिखा देता है। वो किसी भी किस्म की मुजामत नहीं करता। अंदर शादी के लिए मेज सजा होता है, जोरों शोर से तकरीबात जारी होती है। चातियोन, मैला और बालेन भी वहाँ मौजूद होते हैं और चातियोन लड़काई से कहता है, ये शादियां मुझे बहुत पुरजोश करती हैं, अगर हमें तुम्हारे लिए मुनासिब दुल्हन मिल जाती तो हम फौरन तुम्हारी शादी भी कर देते। लड़काई लड़काई सबीला की जानिब देखते हुए कहता है, मेरी बारी भी आएगी चातियोन, फिक्र ना करो। लतीफ काम करते हुए वहाँ मौजूद बाल्डोन के पास आता है, जिसने हाथ मोमबत्ती पे रखा होता है। ये देखकर लतीफ कहता है, शहजादे के आपके हाथ जल नहीं रहे। तो बाल्डोन कहता है, नहीं नहीं, तकलीफ नहीं दे रहे। यह सुनकर लतीफ उसके हाथ को देखने लग जाता है, जो कि जला हुआ होता है। ये देखकर उससे कहता है, मेरे ख्याल से आप फिर भी इस पे बर्फ डाल दें। ये कहने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ता है, बालेन उसे देख जाता है और खुद से कहता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। इसलिए मैं सिपाही राकिफ के कान में आकर कुछ कहता है, जिसे सुनकर राकिफ वहाँ से चला जाता है। अगले मंजर में वो जिंदान में पहुंचता है, जहाँ पे बोरो कैद होता है। राकिफ को देखकर बोरो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, जो जाल तुमने मेरे लिए बिछाया है मैं तुम्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराऊंगा। राकिफ कहता है, कुछ की दीवारों को अकेले पार करने की कोशिश करना वाकई पागलपन है। तो बोरो कहता है, मैं तुम्हें सुल्तान नूरुद्दीन के पास ले जाने के लिए आया हूँ। राकिफ कहता है, तो फिर सुल्तान नूरुद्दीन ने तुम पर और तुम्हारे भाई पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। बहुत खूब, वाहिद चीज जो नूरुद्दीन को मिलेगी वो तुम्हारी लाश होगी। बोरो उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहता है, देखेंगे राकिफ देखेंगे। राकिफ कहता है, ये बादशाह मालिक के लिए शादी का एक बेहतरीन तोहफा होगा। ये कहते साथ ही राकिफ चला जाता है। इधर वजीर सलाउद्दीन बहुत बेचैन होते हैं। खलील खाना लेकर आता है, मगर वो कहते हैं, मुझे भूख नहीं है खलील, आज शादी का दिन है, शादी से जिसका जनाजा निकलेगा वो हमारे इंजाम को वाज़ेह करेगा। इधर हम देखते हैं राकिफ वापस शादी में आ जाता है। लाडगाई और चातियों को देखते हुए बालिन कहता है, विलियम ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ रहने में तकलीफ महसूस करते हैं। विलियम कहता है, हम जिन वाकयात से गुजरे क्या ये बहुत मामूली सी बात नहीं है। कौन बालिन, खामोश फरीक होना हमेशा तुम्हारे फायदे में रहेगा। शहजादी सबीला क्या ऐसा नहीं है। सबीला अपनी सोचों में गुम होती है। बालिन उसे हाथ से मुतवज्जो करते हुए कहता है, जो कुछ दिख रहा है उसके मुताबिक आप इस शादी से खुश नहीं है। तो सबीला कहती है, अगर ये कुछ के मुस्तकबिल के लिए है तो मेरे खुश होने या न होने की क्या अहमियत हो सकती है। इसलिए शमसा वहाँ आती है। शमसा को देखकर सबीला के अलावा बाकी सब चौंक जाते हैं और सबीला उसके पास आकर उसे गले लग जाती है। लतीफ उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है शमसा। शमसा भी उसे देख जाती है मगर खामोशी इख्तियार करती है। लड़काई राकिफ से कहता है, शमसा का यहाँ क्या काम है। तो राकिफ कहता है, वो शहजादी सबीला की मेहमान है। चहल पहल जारी होती है। बालिन की नजर लतीफ पे होती है और कुछ देर के बाद लतीफ वहाँ से निकल जाता है। उधर जिंदान में कैद बोरो सोच में पड़ा होता है। इधर जगह लतीफ गोदाम की जानिब जाते हुए कहता है, शमसा तुम्हारा यहाँ क्या काम है। ऐ मेरे अल्लाह तो अजीम है। वो जैसे ही गोदाम के बाहर पहुंचता है वहाँ मौजूद सिपाही उसे रोक लेता है। सिपाही की आवाज सुनकर अंदर मौजूद वजीर सलाउद्दीन के साथी चौकन्ने हो जाते हैं। बाहर सिपाही लतीफ से कहता है, कहाँ जा रहे हो। तो लतीफ कहता है, मेहमानों के मशरूबात खत्म हो चुके थे और मैंने यह बर्तन भरने जा रहा था। सिपाही कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पहली बात देख रहा हूँ, तुम किसके आदमी हो। यह सुनकर अंदर मौजूद करतेगन कहता है, जरा इसे बाहर देखो, जासूस की तरह पूछ रहा है। ऐसे गुस्से से कहते हैं, खामोश करतेगन खामोश। बाहर लतीफ सिपाही से कहता है, मैं ताजिर एलिसा का आदमी हूँ। जवाबन सिपाही कहता है, चलो फिर दरवाजा खोलो, साथ अंदर चलते हैं और ये काम निपटाते हैं। लतीफ उससे कहता है, तुम बिल्कुल भी तकलीफ ना करो, मैंने जो लेना है ले लूंगा। मगर सिपाही कहता है, तुम मामले को तूल दे रहे हो, जो मैंने कहा वो करो, खोलो इसे। यह सुनकर अंदर मौजूद करतेगन अच्छे से कहता है, हरकत में आई। कुछ देर के बाद लतीफ आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल
दाखिल होता है। वो सब ड्रमों में छुपे होते हैं। लतीफ इस कश्मकश में होता है कि कौन सा ड्रम खोलूं और कौन सा नहीं। लतीफ को इस तरह से देखकर सिपाही कहता है, अरे जल्दी करो, मैंने कहा जल्दी करो। डरते डरते लतीफ एक ड्रम खोलता है जो शराब वाला ही होता है। सिपाही के कहने पर लतीफ उसे डालकर देता है। सिपाही पी जाता है और कहता है, एक प्याला और दो। ये सुनते साथ ही करतगन ड्रम से निकलता है और उसे दबोच लेता है। वो उसके गर्दन पे जोर बढ़ाते बढ़ाते उसे मार डालता है। बाकी सभी बाहर निकल आते हैं। एसिस लतीफ से पूछते हैं, लतीफ अंदर के हालात कैसे हैं, कोई मसला तो नहीं है ना? तो लतीफ कहता है, वल्लाह मुझे नहीं मालूम कि आप इसे मसला समझते हैं या नहीं, लेकिन शमसा खातून वो भी मेहमानों में है। ये सुनकर वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। और करतगन कहता है, यहाँ पे उसका क्या काम, देखो तो सही, कभी कायरा में कभी यहाँ कभी कायरा में। एसिस कहते हैं, भाइयों ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अब इंतजार करने का वक्त नहीं है, शाबाश जारी रखते हैं। लतीफ कहता है, मैं मजीद वज्जो मबजूल होने से पहले अंदर जाता हूँ, आप मेरे साथ आएंगे और दरवाजे के पीछे छुप जाएंगे, तालियां शुरू होने पे ही हमला करना। ये कहते साथ ही लतीफ चला जाता है। करतगन कहता है, अगर शमसा खातून को कुछ हुआ तो हम वजीर को इसकी वजाहत नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही वो सब भी आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि ताजिर एलिसा अपने सिपाही के साथ मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है। सिपाही उसे कहता है, जनाब मुझे उम्मीद है कि किसी ने नहीं देखा। तो ताजिर एलिसा कहता है, फिक्र ना करो, किसी ने भी नहीं देखा। वो मुहतात अंदाज में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। महल में इमारलेक शहजादी मारिया का हाथ थामे सीढ़ियों से नीचे आता है और आगे बढ़ते बढ़ते हाल में आ पहुंचता है। उन्हें देखते हुए सब लोग खड़े होकर उनके इस्तकबाल करते हैं और तालियां बजा देते हैं। इमारलेक आगे बढ़ते बढ़ते उनके करीब आता है। तालियां जोरों शोर से बज रही होती हैं। लतीफ दरवाजे की जानिब देख रहा होता है मगर कोई हमला नहीं होता, यहाँ तक कि तालियां रुक जाती हैं। लतीफ की नजरें मुसलसल दरवाजे पे जमी होती हैं और अगले लम्हे करतगन चिल्लाते हुए अंदर दाखिल होता है। ये देखते साथ ही सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। बाज़ंतरी लिबास में मलबूस बैबर और बज़ोग भी अपना काम शुरू कर देते हैं। लड़गाई चिल्लाते हुए कहता है, बादशाह इमारलेक की हिफाजत करो। करतगन खुश होते हुए कहता है, जंग शुरू होने दो और गुस्से में आओ। ये कहते साथ वो काफरों पे टूट पड़ता है। इमारलेक के आगे इसार बना लिया जाता है जबकि उसकी आंखों के सामने उसके स्पाइक करते मरते चले जाते हैं। शहजादी मारिया कहती है, खुदावंद ये क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं? तो इमारलेक कहता है, सलाउद्दीन, ये उसके स्पाई हैं। लड़गाई भी दिफा की पूरी कोशिश करता है जबकि राकीफ एक तरफ खड़े होकर ये सारा मंजर देखने लग जाता है। बालिन शमसा से कहता है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, मगर शमसा गुस्से में चातलियों की जानिब देख रही होती है। चातलियों कहता है, असल शादी तो अब शुरू हो रही है। वजीर सलाउद्दीन के सिपाही और करतगन मुसलसल काफिरों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। शादी की तकरीब खून की होली में बदल चुकी होती है। बालिन एक बार फिर शमसा से कहता है, चलो शमसा चलो, मगर शमसा के ना जाने पर वो सबिला को लेकर चला जाता है। चातलियों मैला से कहता है, मेरी कौन मोहतात रहना और अपनी हिफाजत करो। ये कहते साथ वो लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये मंजर देखते हुए राकीफ गुस्से से कहता है, गारत हो। जबकि विलियम इमारलेक से कहता है, बादशाह हमें आपको यहाँ से निकालना है। ये कहते साथ वो इमारलेक को लेकर वहाँ से पीछे हट जाता है। उर्फा भी एक साथ कई काफिरों को काट डालता है। इब्राहिम की तलवार भी आबोताब से घूम रही होती है मगर लड़ते लड़ते उसकी टांग जख्मी हो जाती है। वो जमीन पे बैठते हुए भी एक को मौत के घाट उतार देता है। इदरीस भी लड़ाई में बढ़ चढ़ के लड़ता है। लड़गाई राकीफ के पास आकर कहता है, मेरा ताकुब करो, तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाऊंगा। राकीफ कहता है, मेरी बेटी। तो लड़गाई कहता है, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे बाद भेज दूंगा। ये कहते साथ वो राकीफ को लेकर चला जाता है। एक एक करके सब रहनुमा भाग जाते हैं और सिपाही मरते ही चले जाते हैं। राकीफ को भागते हुए देखकर करतगन कहता है, चूहा जाल में दाखिल हो गया है। चातलियों मुसलसल कत्लेआम कर रहा होता है जबकि शमसा गुस्से में उसे देख रही होती है और खंजर निकालकर उसकी जानिब बढ़ती है। मैला ये देखकर पहले चातलियों का आवाज देने लगती है मगर फिर रुक जाती है और शमसा खंजर चातलियों की पेट में गाड़ देती है। चातलियों वैसी पलटते हुए कहता है, हिम्मत तो देखो, अच्छा तो तुम इसके लिए आई हो। शमसा एक और हमला करती है तो चातलियों उसे दबोच लेता है और कहता है, मेरे पास सलाउद्दीन के लिए एक शानदार तोहफा होगा। वो उसे मारने लगता है कि एसिस पहुंच जाते हैं। एसिस चातलियों पे हमलावर होते हैं जबकि करतगन शमसा खातून को पीछे कर देता है और साथ में हमला करने वालों को भी काट रहा होता है। एसिस और चातलियों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला जारी होता है। चातलियों कहता है, बड़े आदमी खुशामदीद। तो एसिस कहते हैं, सुर्ख दाढ़ी वाले काफिर, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। ये कहते साथ वो उसे टक्कर मारकर पीछे धकेल देते हैं। चातलियों का पूरा सर घूम जाता है। वो लड़खड़ाते हुए कहता है, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। सिपाही एसिस पर हमलावर होते हैं और कमांडर चातलियों को लेकर चला जाता है। मैला भी चातलियों को सारा देते हुए निकल जाती है। शाम में यारोकी सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान मुझे सलाउद्दीन का मुकाम मिल गया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे ले आऊँ। मगर सुल्तान खड़े होते हुए कहते हैं, आपसे ये काम मेरा है, सिर्फ मेरा। उधर हम देखते हैं कि राकीफ भाग रहा होता है। वहाँ से निकलने वाले बोरो की तलवार उसके गले पर आ जाती है और वो कहता है, खुशामदीद ताजिर राकीफ। बोरो को देखकर राकीफ चौंक जाता है और कहता है, तुम कैद खाने से कैसे निकले? ये सुनते साथ ही बोरो समय को याद करता है जब ताजिर एलिसा अपने साथी के साथ उसे बचाने आया था और वहाँ मौजूद दोनों सिपाहियों को मार गिराया था। जिंदान खोल दिया गया था और एलिसा ने कहा था, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें फौरन निकलना है, चलो। इन ख्यालात के बाद राकीफ कहता है, शादी की तकरीब में सब कुछ तुमने तरतीब दिया, हाँ? तो बोरो समय को याद करता है जब वजीर सलाउद्दीन ने उससे कहा था, पहले तुम खुद को कैद होने दोगे। बोरो ने कहा था, मैं जानबूझकर कैद किया जाऊंगा, क्या ऐसा है? जवाबन वजीर सलाउद्दीन ने कहा था, मेरे अंदर का आदमी एलिसा तुम्हें कैद खाने से निकालेगा। कैद खाने और शादी के मुकाम को जोड़ने वाला एक खुफिया रास्ता है। एलिसा तुम्हें उस खुफिया रास्ते पर ले जाएगा। महल में घुसने वाले मेरे सरदारान की वजह से शादी में होने वाली अफरा तफरी राकीफ के फरार होने की वाहिद जगह वो राहदारी है। राकीफ के उस खुफिया रास्ते में दाखिल होते ही तो बोरो ने कहा था, मैं उस खुफिया जगह जाकर राकीफ को ले लूंगा। वजीर सलाउद्दीन ने कहा था, या उसे या उसके सर को। इस ख्याल के बाद बोरो कहता है, अब कोई फरार नहीं है राकीफ। इसलिए मैं सायरा वहाँ पहुंचती है और ये मंजर देखकर बोरो की जानिब बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? राकीफ सायरा को पीछे कर देता है और कहता है, बोरो अगर मुझे मार दोगे तो अपने साथियों को हरगिज़ नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हारे लिए कौन सी बात ज्यादा कीमती है, अच्छी तरह सोचो। बोरो सोच में पड़ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि हाल में सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा होता है। वहाँ मौजूद तमाम बाज़ंतीनी सिपाही मारे जा चुके होते हैं। एसिस करतगन और अपने साथियों के साथ शमसा को लेकर निकल पड़ते हैं। लड़गाई वहाँ पहुंचता है और सिपाहियों के साथ उनके पीछे दौड़ पड़ता है। उधर बोरो राकीफ से कहता है, मैं अपने बहादुरों और जान से प्यारे साथियों का सुराग ढूंढ लूंगा, जरूर ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम्हारे पास अब लेने के लिए मजीद सांसें नहीं बची राकीफ। सायरा तलवार निकालकर आगे बढ़ते हुए कहती है, बोरो ऐसा ना करो, मगर राकीफ उसे पीछे कर देता है और बोरो कहता है, चुप रहो चुप, इस अकीर शख्स के लिए अपनी जान मत गवाओ। उधर हम देखते हैं कि वजीर सलाउद्दीन के साथी मुख्तलिफ धड़ों में भाग रहे होते हैं। धड़ों में मतलब मुख्तलिफ ग्रोहों में। एलिसा अपने साथी के साथ एक मुकाम पे खड़ा उनका इंतजार कर रहा होता है और कहता है, अंदर से आने वाली आवाजें बता रही है कि क़यामत बर्पा हो गई है। इसलिए मैं अलबेज भाई बोरो और एक और साथी के साथ वहाँ पहुंचता है। करतगन भी शमसा और लतीफ के साथ मुसलसल भाग रहा होता है और वो भी उन तक पहुंच
जाते हैं। करातेगन पूछता है घोड़े कहाँ हैं, घोड़े कहाँ हैं? तो अलीसा कहता है वहाँ सामने है, बाकियों को आने दो। अंदर हम देखते हैं कि एजिज, उर्फा, इदरीस जख्मी इब्राहिम को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तकलीफ में इब्राहिम उनसे कहता है तुम लोग जाओ, मुझे छोड़ जाओ। तो उर्फा कहता है इब्राहिम क्या हमने पहले कभी किसी को पीछे छोड़ा है? हम यहाँ से एक साथ निकलेंगे। अंदर दाखिल होते साथ ही सबसे पीछे मौजूद उर्फा दरवाजा बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। लाडकाई भी सिपाहियों के साथ सरपट भागता हुआ वहाँ पहुंचता है और सिपाहियों से कहता है तोड़ दो ये दरवाजा। यह सुनकर सिपाही दरवाजा तोड़ने लग जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सायरा बोरो से कहती है बोरो ऐसा ना करो, ये मेरे बाबा हैं। यह सुनकर बोरो चौंक जाता है और हैरानगी से कहता है तुम्हारे बाबा? बोरो की तलवार डेली पड़ जाती है और सायरा रोते हुए कहती है हाँ मेरे बाबा, हम तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, बराए करम ऐसा मत करो। उधर दरवाजे पर वो सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं। करातेगन कहता है वो बहुत देर कर रहे हैं, अभी तक नहीं आई। शमसा खातून आप तो थोड़ा पीछे हटें। ये सुनते साथ ही शमसा बहुत पीछे जा खड़ी होती है और करातेगन बैबोरा से कहता है कुछ तो हुआ है, लगता है कि हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। उधर बसंतीनी मुसलसल दरवाजा तोड़ रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ एसिस और बाकी अपने साथियों तक पहुंच जाते हैं। पीछे दरवाजा टूट जाता है और बसंतीनी भाग पड़ते हैं। सबसे पीछे मौजूद उर्फा निकलने ही वाला होता है कि बसंतीनी दूसरी तरफ से एक पहिया घुमा देते हैं, जिससे आखिरी दरवाजा बंद हो जाता है। बाकी सब के सब बाहर होते हैं और उर्फा अंदर फंस जाता है। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं और दरवाजे के साथ जोर आजमाई शुरू कर देते हैं, मगर उनकी सब कोशिशें बेसूद दिखाई देती हैं, क्योंकि दरवाजा खुलना तो दूर की बात हिलता तक नहीं है। उर्फा उनसे कहता है ये नहीं खुल रहा, वो आ रहे हैं, तुम लोगों को जाना होगा। बैबोरा भी कहता है चलो हमें निकलना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। मगर एसिस कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लतीफ भी चिल्लाते हुए कहता है चलो चलो जल्दी करो। मगर एसिस, करातेगन और दीगर साथी मुसलसल दरवाजा खोलने की कोशिश करते ही चले जाते हैं। एलिसा का साथी भी उस पर जोर बढ़ाते हुए कहता है चलो जल्दी करो, इनसे कहो चलो। उर्फा एसिस से कहता है ये सब के सब तुम्हारी अमानत में है, चलो जाओ। मगर इसी लम्हे बसंतीनी उर्फा तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर करातेगन चिल्लाते हुए कहता है ओ बगैर तो। एसिस उर्फा से कहते हैं मैं तुम्हें बचा लूंगा। उर्फा अकेले ही उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है, मगर बसंतीनी उस पर हावी दिखाई देते हैं और एक का वार उर्फा को जख्मी कर देता है। ये देखकर बाहर मौजूद सब के सब बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत चिल्लाते हैं। एक बसंतीनी सिपाही उर्फा को जमीन पे गिरा देता है। ये देखकर सब उर्फा उर्फा पुकारते हैं। उर्फा अपनी तलवार के सहारे उठते हुए अपने साथियों को देखता है। इसी लम्हे लाडगाई भी आ जाता है। एक बसंतीनी उर्फा की पीठ पर वार करके उसे जमीन पे गिरा देता है। ये देखकर सब चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं नहीं नहीं। लाडगाई सिपाही से कहता है ये दरवाजा खोलो। ये सुनते साथ ही सिपाही चले जाते हैं। अगले पल लाडगाई आगे बढ़ता है और तलवार उर्फा के सीने में गाड़ देता है। ये देखकर एसिस रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। करातेगन और बाकी सबकी आंखें भी नम हो जाती हैं। एसिस चिल्लाते हुए कहते हैं ए घटिया कमीनो। करातेगन उन्हें पीछे करते हुए कहता है अब चलो चलो हम सब मारे जाएंगे। मगर एसिस कहते हैं अपने भाई को पीछे नहीं छोड़ सकते। उर्फा के मुंह से भी खून निकल रहा होता है। एलिसा आगे बढ़ते हुए कहता है चलो जो हो गया सो हो गया, अब हम सब के सब मारे जाएंगे, चलो जल्दी करो। सिपाही एसिस को भी पीछे कर लेते हैं और उनके भागते साथ ही एक बसंतीनी दस्ता उनके पीछे दौड़ लगा देता है। भाई मौजूद दस्ते से लाडगाई कहता है इन्हें फरार मत होने देना। फिर चिल्लाते हुए सिपाही से कहता है जाकर खोलो ये दरवाजा। तो सिपाही कहता है खोल रहे हैं जनाब, खोल रहे हैं। जबकि पास ही में उर्फा की सांसें थम जाती हैं। उधर वजीर सलाउद्दीन बहुत बेचैन होते हैं। इसलिए में सुल्तान वहाँ पहुंचते हैं और गुस्से से कहते हैं तुम्हें दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है सलाउद्दीन। राकीफ और बोरो कहाँ हैं? मैंने तुमसे कहा था कि मैं वो फरमान तुम्हारे सर के साथ पूरा करूंगा। ये सुनते साथ ही वजीर सलाउद्दीन वो फरमान सुल्तान को दे देते हैं और कहते हैं आपके रास्ते पर मेरा सर कुर्बान मेरे सुल्तान। सुल्तान भी उनसे फरमान लेकर मुट्ठी बंद कर लेते हैं। वजीर सलाउद्दीन का सर सुल्तान के सामने झुका होता है और इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।